आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं सुचेता गुप्ता, बाई प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि ये कंटिन्यू अमेंडमेंट बिल के ऊपर मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, जो न्यू बिल आया है, जो इंट्रोड्यूस हुआ है अभी लोकसभा में। तो फाइनल तो नहीं कह सकते कि आया है इन नोटिफिकेशन, तो अभी लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो मैं सारे सेक्शन इसके ब्रीफ कर रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पार्ट 5 तक आ चुके हैं, जो 1 से लेके पार्ट 5 तक। अब पार्ट 6 जिसमें मैं और सेक्शन अभी कवर कर रही हूँ। तो यहाँ तक कल हमने ये सारी सेक्शन कवर कर ली थी 49 प्रोविजो ए तक, जिसमें चेंज है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले 50 सबसेक्शन 1 से। तो क्या हुआ है इस सेक्शन में, अगर हम देखें एग्जिस्टिंग जो सेक्शन है वो क्या कहती है कि वेयर द कॉर्पोरेट डेटर हैज बीन अ पार्टी ऑफ एन एक्सटॉर्शनेट credit transaction involving the receipt of the financial or operational debt during the period within 2 years preceding the insolvency commencement date, the liquidator or the RP, as the case may be, make an application for the avoidance of such transaction to the adjudicating authority। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि जहां पे भी जैसे पीछे भी मैंने अभी पुराना पार्ट आप 5 देखोगे, तो उसमें भी मैंने प्रिस्क्राइब किया था कि इन्होंने जहां पे भी पीरियड विद इन, जहां पे वर्ड आ रहा है पीरियड विद इन, वहां पे उन्होंने चेंज किया है एंड एंडिंग पीरियड विद इन एंड एंडिंग विद प्रोसीडिंग द वर्ड पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम। बिकॉज यहाँ पे क्या है ना, जो ये जो स्टार्ट तो यहाँ से हो रहा है पीरियड विद इन, और एंड एंडिंग विद द प्रेसिडिंग, यहाँ पे एंड हो रहा है ये। तो इन्होंने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है कि पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 2 years प्रेसिडिंग द इनिशिएट डेट एंड एंडिंग ऑन शैल बी सबस्टिट्यूटेड। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि क्योंकि ये जो कह रहे हैं, पीछे भी हम पढ़ रहे हैं कि इनिशिएशन डेट, वहां पे वो भी लेके आ गए हैं इनिशिएशन डेट ऑफ द, जब हम पिटीशन फाइल कर रहे हैं उसकी इनिशिएशन डेट, और जब वो एडमिट हो रही है वो तक का पीरियड इन्होंने कवर किया है वहां पे। तो इसीलिए यहाँ पे भी ये चेंज करके इन्होंने बोला है कि वेयर द कॉर्पोरेट डेटर हैज बीन अ पार्टी ऑफ एन extortionate credit transaction involving the receipt of the financial or operational debt during the, कैसे पढ़ेंगे अब हम इसको, ड्यूरिंग द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 2 year preceding the initiation date and ending on उसके बाद इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। तो यानी इनिशिएशन डेट से पहले का 2 years का पीरियड काउंट होगा, और जो एंड होगा इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट पे। तो इसलिए इसको एकदम क्लैरिफाई कर दिया है। तो बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं है, छोटा सा चेंज है ये स्टार्टिंग विद करके, और जो हम ऊपर भी देख चुके हैं। तो नेक्स्ट प्रोविजन पे आते हैं। नाउ सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, ये क्या कहता है, पहले ये कहता था कि वेयर द सिक्योर्ड क्रेडिटर रियलाइज सिक्योरिटी इंटरेस्ट अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1, he shall inform the liquidator of such security interest and identify the asset uh, identify the asset subject to such security interest to be realized। तो ये क्या कहता था कि पहले जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है वो रियलाइज कर सकते हैं सिक्योरिटी इंटरेस्ट को, और वो इन्फॉर्म कर देंगे लिक्विडेटर को उसके बारे में और सच सिक्योरिटी इंटरेस्ट के बारे में, एंड आइडेंटिफाई करेंगे असेट्स को कि कौन सी असेट्स पे उन्होंने ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट रियलाइज किया है। अब इन्होंने क्या कर दिया, इस सबसेक्शन को पूरी तरीके से सब्स्टिट्यूट किया है और बोल रहे हैं कि फॉर सबसेक्शन 2 द फॉलोइंग सबसेक्शन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, नेमली पूरा ये पूरा जो भी सबसेक्शन है उसको वो हट जाएगा, उसकी जगह पे आ जाएगा कि वेयर द सिक्योर क्रेडिट intend to realize the security interest under clause B of subsection 1, he shall inform the liquidator of such security interest। पहले तो सबसे पहले अगर उनका इंटेंड है, शुरू में ही उन्हें पहले इंटेंट बताना होगा, अपना इंटेंशन बताना होगा कि क्या वो रियलाइज करना चाहते हैं कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट, तो फिर उसके बाद उन्हें इन्फॉर्म करना होगा लिक्विडेटर को ऑफ सच सिक्योरिटी इंटरेस्ट, एंड फिर आइडेंटिफाई करनी होगी कौन सी असेट्स है कि जिसपे वो रियलाइज करना चाहते हैं,
विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। तो ये पीरियड भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया यहाँ पे कि जैसे 14 डेज आपको दे रहे हैं हम, जैसे ही लिक्विडेशन स्टार्ट हो रहा है उसके विद इन 14 डेज में आप डिसाइड कर दो कि कौन सी असेट्स चाहिए आपको, कौन सी सिक्योर्ड असेट्स आपकी है, और फिर आप इन्फॉर्म कर दो उस पे लिक्विडेटर को कि ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, और उससे टू बी रियलाइज विद इन, और उसको कितने दिन में आपको रियलाइज कर लेना है, विद इन 14 डेज में रियलाइज कर लेना है फ्रॉम दी इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। पहले क्या होता था कि पहले बस उन्होंने इंटरेस्ट रियलाइज किया, सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फॉर्म किया, उसके बाद में इन्फॉर्म करना होता था एंड आइडेंटिफाई और बता देना होता था कि ये हमने जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो इस असेट्स पे रियलाइज किया है। पर अब इन्होंने शुरू में ही बोल दिया कि आप विद इन 14 डेज में रियलाइज करो और अपना इंटेंट पहले से क्लियर कर दो कि हमें जो है इस असेट्स पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट रियलाइज करना है। एंड आगे पढ़ रहे हैं, एंड इफ ही फेल्स टू डू सो सच सिक्योरिटी इंटरेस्ट शैल बी डीम्ड टू बी रिलिंक्विश्ड। तो अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है, जो भी क्रेडिटर है, तो उनका जो इंटरेस्ट है वो डीम टू बी रिलिंक्विश माना जाएगा टू द लिक्विडेशन एस्टेट पे, provided that where more than one secured creditor has any security interest over an assets of the corporate debtor, no secured creditor shall be entitled to realize its security interest। अब सपोज करिए कोई ऐसी असेट्स है जिसपे दो क्रेडिटर हैं, दो बैंकों के लिए या दो बैंकों के पास सिक्योर्ड है वो असेट्स, ठीक है। तो पहले बहुत सारे डिस्प्यूट हुए हैं इसकी वजह से भी। तो इसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि अनलेस द रियलाइजेशन इज एग्रीड अपॉन द सिक्योर क्रेडिटर रिप्रेजेंटिंग नॉट लेस देन 66%। तो इस केस में क्या करना होगा कि 66% जो सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं उनकी आपको एक परमिशन लेनी होगी ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल क्लेम सच सिक्योर्ड बाय सच सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो जो जहां पे दो दो क्रेडिटर्स हैं, दो असेट्स हैं, वहां पे आपको क्या करना होगा, वो जहां पे दो सिक्योर क्रेडिटर्स के असेट्स पे मतलब सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड है, तो वहां पे आपको 66% जो क्रेडिटर्स हैं उनकी एक ओपिनियन चाहिए होगी, उनकी वोटिंग चाहिए होगी फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि इस पे भी बहुत सारे डिस्प्यूट रहे हैं। Now, the amount of insolvency resolution process cost due from the secured creditors who realize their security interest, इसको चेंज किया है सबसेक्शन सेक्शन 52 सबसेक्शन 8। The amount of insolvency resolution process cost due from the secured creditor who realize their security interest in the manner provided in this section shall be deducted from the proceed of the realization by such secured creditor, and they shall transfer such amount to the liquidator to be included in the liquidation estate। तो पहले क्या होता था कि जो अमाउंट है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट का, ठीक है, उसको वो जो ड्यू है सिक्योर्ड क्रेडिटर से उसको रियलाइज करना होता था ओनली फ्रॉम द सिक्योरिटी इंटरेस्ट। जो भी रियलाइज हुआ है, जो भी आपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट अपना रियलाइज कर लिया किसी असेट से, तो आपको क्या करना होता था, आपको जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट आई है उसको पे करना होता था उसमें से। अब इन्होंने इसके अलावा क्या किया, इसको सब्स्टिट्यूट करके क्या बोला कि द अमाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट, एक तो आपको ये देना है प्रोसेस कॉस्ट एंड द लिक्विडेशन कॉस्ट भी देनी है, एंड द वर्कमैन ड्यूज, तो सबसे पहले वर्कमैन ड्यूज देने हैं एज रेफर्ड टू इन क्लॉज ए एंड सब क्लॉज आई ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 53 रेस्पेक्टिवली shall be deducted from the proceeds of any realization। सपोज करिए आपने अगर आज 1 करोड़ रुपए रियलाइज किए, तो आपको केवल सिक्योरिटी प्रोसेस कॉस्ट ही नहीं पे करनी है, आपको उसके साथ साथ क्या पे करना पड़ेगा, लिक्विडेशन कॉस्ट भी आपको पे करनी पड़ेगी, वर्कमैन के जो ड्यूज बनते हैं एज पर सबसेक्शन 1 बी आई क्लॉज 53 वो आपको पे करने पड़ेंगे रेस्पेक्टिवली, एंड shall be deducted from the proceeds of the realization। तो पहले क्या होता था कि भाई हमने रियलाइज करी, अपना कॉस्ट दी जो भी बनती थी आरपी की और निकल गए हम, पर अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको लिक्विडेशन कॉस्ट भी देनी होगी, सीआईआरपी की भी कॉस्ट देनी पड़ेगी और उसके अलावा वर्कमैन के ड्यूज भी क्लियर करने पड़ेंगे, तब आप निकल सकते हो।
ठीक है। नाउ सब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें एक इन्होंने 52 सबसेक्शन 8, ये भी कंटिन्यू है इसका ही पार्ट। द अमाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट ड्यू फ्रॉम द सिक्योर्ड क्रेडिटर हु रियलाइज देयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं वही मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया है क्योंकि यहाँ पे ये कंटिन्यू था ऊपर वाला प्रोविजन, अभी बात पूरी नहीं हुई थी। तो by the secured creditor who realize their security interest in the manner provided in this section, तो इसका कंटिन्यूएशन है कि shall be deducted from the proceed of any realization by the secured creditor who realize their security interest in the manner provided in this section, and they shall transfer such amount to the liquidator to be included in the liquidation estate in such manner within such period and subject to such condition to secure the payment as may be specified। तो ये क्या करेंगे, जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट रियलाइज हुई है ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट को इन दी मैनर जो भी प्रोवाइडेड होगा इन दी सेक्शन में दे शेल ट्रांसफर करेंगे सबसे पहले उस अमाउंट को लिक्विडेटर को टू बी इंक्लूडेड इन द लिक्विडेशन एस्टेट में इंक्लूड करो इन सच मैनर विद इन सच पीरियड एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन टू बी टू सिक्योर द पेमेंट एज मे बी स्पेसिफाइड। नाउ सेक्शन 52 का एक एक्सप्लेनेशन इन्होंने इंसर्ट किया है आफ्टर सबसेक्शन 9, उसके बाद में एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया है। क्यों क्या किया है वो एक्सप्लेनेशन, वो कह रहे हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 as amended by the Insolvency Bankruptcy Amendment Act, this shall not apply to the liquidation process initiated on or before the date of the commencement of the इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो इन्होंने ये बोल दिया है कि भाई जो भी प्रोविजन है जो नए लेके आ रहे हैं इस सेक्शन में 52 सेक्शन में, ठीक है, और that the provision of subsection 2 as amended by the bankruptcy board in 2025, अगर सपोज करिए आज कोई नया प्रोविजन आ रहा है तो वो कहाँ अप्लाई नहीं होगा, वो वहां अप्लाई नहीं होगा जहां पे लिक्विडेशन प्रोसेस इनिशिएटेड है ऑन एंड बिफोर द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द सीआईआर। तो जहां पे ऑलरेडी लिक्विडेशन प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है 2025 के अमेंडमेंट बिल से पहले, वहां पे ये क्लॉज अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये बहुत सारी सेक्शन बहुत सारे एक्सप्लेनेशन में उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि कोई माने कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है या ये इफेक्ट है, तो वो सब नहीं होगा। नाउ सेक्शन 53 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी सब क्लॉज 2, ये क्या कहता है कि डेट्स ओन टू अ secured creditor in the event such secured creditor has relinquished security in the manner set out in section 52। तो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, इन सेक्शन 53 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट इन सबसेक्शन 1, ये सबसेक्शन 1 ही है, इन क्लॉज बी इन सब क्लॉज 2 ही है, द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन शैल बी इंसर्टेड। तो इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इंसर्ट की है कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाई क्लैरिफाइड दैट वेयर द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट रिलिंक्विश्ड बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर इज लेस देन द टोटल डेट owned to such secured creditor by the corporate debtor, he shall not be the secured creditor to the extent of the value of such security interest determined in such manner as may be specified. For the remaining value of such debt he shall be considered to be the unsecured creditor। It means क्या है कि सपोज करिए कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर है और कि उन्होंने अपनी ऑलरेडी पहले सिक्योरिटी इंटरेस्ट उन्होंने रियलाइज कर ली उस प्रॉपर्टी पे, तो यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन इसलिए लगाया कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाई क्लैरिफाइड दैट वेयर द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट रिलिंक्विश्ड बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर इज नॉट is less than the total debt owed to such secured creditor by the corporate debtor, he shall be secured creditor to the extent of the value of secure। मतलब सपोज करिए जैसे हमारे जो पेमेंट बनती थी वो कंपनी पे बनती थी 1 करोड़ की, ठीक है, तो 1 करोड़ की हमारी पेमेंट बनती थी और हमने क्या किया, हमने अपनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या की, वो रिलिंक्विश कर दी, ठीक है, और अब हम क्या चाह रहे हैं कि हमने रिलिंक्विश कर दी बाय द इज लेस देन द टोटल डेट owned to such secured creditor by the corporate debtor,
ही शैल बी द सिक्योर। तो हमारे पास जितनी वैल्यू की असेट्स है, सपोज हमारी हमने जो सिक्योर कर रखी है वैल्यू, और उससे जो रियलाइजेशन होगा, हम समझ रहे हैं कि उससे जो रियलाइज होकर आ रहा है वो सिर्फ 70 लाख रुपए आ रहे हैं, ठीक है। तो हम उतनी वैल्यू तक कि हम हमारे पास एक्सटेंड टू द वैल्यू ऑफ सच सिक्योरिटी इंटरेस्ट, उतनी वैल्यू तक की हमारे पास हम सिक्योर्ड क्रेडिटर माने जाएंगे, डिटर्मिन इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड, एंड द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ सच डेट ही शैल बी कंसीडर टू बी द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो और जो वैल्यू रह गई 30 लाख की, मान लो हमारी रिकवर करने के लिए रह गई, तो उस वैल्यू के लिए हम क्या माने जाएंगे, एज अ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माने जाएंगे। नाउ सेक्शन 53 सबसेक्शन 1 ई आई, ये क्या कहता है कि इसमें लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग ड्यूज शैल रैंक इक्वली बिटवीन एंड अमंग द फॉलोइंग। तो बहुत सारे ड्यूज हैं जिनको हम इक्वल रैंकिंग में रखते हैं। सेक्शन 53 में वाटरफॉल मैकेनिज्म है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म होता है कि कैसे कैसे किसको क्या मिलेगा। नाउ एनी अमाउंट ड्यू टू द सेंट्रल गवर्नमेंट and the state government, including the amount to be received on account of the consolidated fund of India and the consolidated fund of the state, if any, in respect of whole or any part of the period of 2 years preceding the liquidation commencement date। तो इन्होंने यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इंसर्ट की है इस ई क्लॉज, इसमें सब क्लॉज आई में इन्होंने कहा है कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाई क्लैरिफाइड दैट एनी अमाउंट वेदर or not a security interest is created to secure such amount due to the central government and the state government in respect of the whole or any part of the period of 2 years preceding the liquidation commencement date shall be distributed under this subclause, and any remaining amount whether or not a security interest is created to secure such amount due to the central government and the state government shall be distributed under clause F। तो यहाँ पे पहले clause F देख लीजिए, clause F क्या कहता है, ये देखिए यहाँ से अगर पढ़ेंगे ना तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। Notwithstanding anything to the contrary of in any law enacted by the parliament or any state legislature for a time being in force, the proceeds from the sale of the liquidation estate shall be distributed in the following order in priority within such period as may be specified। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा था कि debts owed to a secured creditor for any amount unpaid following the enforcement of security interest, any remaining debts and dues, ठीक है। तो यहाँ पे एफ लिखा था तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाई क्लैरिफाइड दैट एनी अमाउंट वेदर और नॉट अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज क्रिएटेड और सिक्योर सच अमाउंट ड्यू to the central government, state government in respect of the whole or part of the period of 2 years preceding this date shall be distributed under this subclause, and any remaining amount, अगर कुछ remain रह गया उसको distribute करने के बाद whether or not a security interest is created or to secure such amount due to the सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा जैसे कि क्लॉज एफ में डिस्ट्रीब्यूट होता है, एनी रिमेनिंग डेट एंड ड्यूज की तरह एज अ डिस्ट्रीब्यूट होगा। नाउ 53 सबसेक्शन 2, जो पहले था सबसेक्शन 2 53 का, वो ये था, यहाँ पे भी लिखा है मैंने, एनी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन रेसिपिएंट अंडर सबसेक्शन 1 विद इक्वल रैंकिंग if disrupting the order of priority under that subsection shall be disregarded by the liquidator। ठीक है, तो इन्होंने इसको क्या किया है, इसमें कुछ इलस्ट्रेशन इन्होंने कर दिए हैं इंसर्ट, क्योंकि ये कि मोर क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि जहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है ना तो वहां पे वो कैसे मतलब रैंकिंग होगी, उसकी इक्वल रैंकिंग है तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी प्रोसीड। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन, 2 इलस्ट्रेशन इंसर्ट किए हैं, उससे
एकदम बेटर क्लैरिटी आएगी जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे असेट्स का, क्योंकि इस पे बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं। फिर वो आरए के प्लान के अगेंस्ट में चले जाते हैं, कभी वर्कमैन चले जा रहे हैं, कभी कोई चला जा रहा है, तो उन सब चीजों को खत्म करने के लिए इसको किया गया। तो इन्होंने इलस्ट्रेशन 1 में समझाया पहले कि जो द वर्कमैन है एंड द सिक्योर्ड क्रेडिटर है ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर हैव अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट which provides that in the event of insolvency or liquidation of the corporate debtor, all debt owed to the secured creditor shall be cleared before clearing any debt due owed to the workman. Such a contractual agreement shall be disregarded. Suppose करिए हमने एक एग्रीमेंट बना लिया एज अ क्रेडिटर, एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, हमने एक एग्रीमेंट एंटर कर लिया कॉर्पोरेट डेटर के साथ कि भाई जब आपकी जो कंपनी अगर लिक्विडेशन में जाएगी तो क्या करोगे, आप सबसे पहले हमारा पैसा दोगे, बाद में वर्कमैन या जिसका देना है दोगे, सबसे पहले हमें पैसे दोगे। ठीक है, तो भले ही ऐसा कोई एग्रीमेंट क्यों ना हो, ठीक है, कॉर्पोरेट डेटर और सिक्योर्ड क्रेडिटर के बीच में, तब भी वो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट डिसरिगार्डेड कर दिया जाएगा और सबसे पहले किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, वर्कमैन को, एज पर सेक्शन, तो वो वर्कमैन को ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब दूसरा इलस्ट्रेशन इन्होंने दे दिया, उसमें क्या बोला कि एक्स हैं, सपोज करिए कोई एक्स हैं, वो सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं ऑफ कॉर्पोरेट डेटर के, और उनका एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है विद द बाई के साथ जो अनदर सिक्योर्ड क्रेडिटर है, ठीक है, ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर के। एज पर द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, द डेट ऑन टू द एक्स शैल बी क्लियर्ड बिफोर क्लियरिंग एनी डेट ऑन टू बाई। सच अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट शेल नॉट बी डिसरिगार्डेड। सपोज करिए इन्होंने एक ऐसा एग्रीमेंट एक्स ने एंटर कर रखा है कॉर्पोरेट डेटर के साथ कि भाई पहले आप हम क्योंकि मैं सिक्योर क्रेडिटर हूं और मेरा एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है बाई के साथ, ठीक है, जो दूसरे सिक्योर क्रेडिटर हैं कॉर्पोरेट डेटर के, ठीक है। तो एज पर द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी या लिक्विडेशन कुछ क्रिएट होता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, द डेट ऑन टू द एक्स शैल बी क्रिएटेड बिफोर क्लियरिंग एनी डेट ऑन टू द बाई। तो सबसे पहले आपको किसको पे करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक्स को क्लियर करना होगा बिफोर क्लियरिंग डेट ऑन टू बाई। बाई को करने से पहले आपको एक्स को क्लियर करना होगा, ठीक है। तो इस एग्रीमेंट को डिसरिगार्ड नहीं किया जाएगा, इस एग्रीमेंट को वैलिड करके अगर एक्स को करना है तो एक्स को सबसे पहले पेमेंट किया जाएगा। तो बेसिकली ये समझाने की कोशिश की गई है कि सबसे पहले वर्कमैन के ड्यूज होंगे, अगर वो चाहे भले ही आप कितने भी एग्रीमेंट बना लो, उसके लिए पहले से कोई एंटर कर लो एग्रीमेंट, तब भी वो पहले क्लियर होंगे। नाउ सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 में आते हैं कि where the assets of the corporate debtor has been completely liquidated, the liquidator shall make an application to the adjudicating authority for the dissolution of such corporate debtor। तो बेसिकली ये एप्लीकेशन बना देनी होती है डबल ए को फॉर दिस पर्पस, ठीक है। इसके लिए पहले ना टाइम लिमिट नहीं था, कुछ रेगुलेशंस में प्रोवाइड था, वो 365 डेज आई थिंक रेगुलेशन में था मे बी। तो अब क्या किया इन्होंने, लिक्विडेटर शेल कंप्लीटली लिक्विडेट द असेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। अब इन्होंने क्या राइट दे दिया यहाँ पे कि जो लिक्विडेटर हैं वो शेल कंप्लीटली लिक्विडेट करेंगे असेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर को and make an application for its dissolution to the adjudicating authority। और वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देंगे डिसोल्यूशन की, पर उसके लिए भी एक पीरियड प्रिस्क्राइब कर दिया कि कितने दिन में करना है, 180 डेज में करना है, लिमिट कर दिया इस पीरियड को फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। एंड फर्दर प्रोवाइड कर दिया कि प्रोवाइडेड दैट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे on an application by the liquidator along with the sufficient reason extend the stipulated time by such period as it deem fit but not exceeding 90 days। suppose ये 180 डेज में आपको दे देनी है डिसोल्यूशन की एप्लीकेशन, उसमें भी आप नहीं दे पा रहे हो तो सिर्फ 90 डेज का आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। अब ये नए सेक्शन है 50 सबसेक्शन है 54 सबसेक्शन 1 है, ये न्यूली इंसर्टेड है।
ये क्या कहता है कि वेयर द प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन और फ्रॉडुलेंट और रॉन्गफुल ट्रेडिंग, अगर इस टाइप की कोई प्रोसीडिंग चल रही है और अंडर सेक्शन 47 इज पेंडिंग before an application is made under subsection 1 or a decision is made to dissolve the corporate debtor under subsection 2 of section 33, the committee of creditors shall determine the manner of pursuing such proceeding and distribution of the proceeding arising out of such proceeding in such manner and subject to such condition as may be स्पेसिफाइड। तो जहां पे कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है, चाहे वो अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन की हो, फ्रॉडुलेंट की हो, रॉन्गफुल ट्रेडिंग की हो, ठीक है, वो अभी चल रही है कोर्ट में, क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ना लिक्विडेशन प्रोसेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ना सीआईआरपी प्रोसेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे भले ही ये प्रोसीडिंग चलती रहे। तो उसमें यहाँ पे क्लियर किया गया है, और अ डिसीजन टू बी मेड टू डिसॉल्व द कॉर्पोरेट डेटर अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 33, अगर डिसॉल्व के लिए भी अगर निर्णय ले लिया है एज पर सेक्शन दिस, द कमिटी ऑफ क्रेडिटर शैल डिटरमिन। तो इस केस में क्या करेगी सीओसी, क्योंकि बाद में कोई डिस्प्यूट नहीं चाहते कि कैसे वो इसकी प्रोसीड आएगी, तो वो किसको मिलेगी, कितनी मिलेगी, क्या करेगी, कहाँ जाएगी वो प्रोसीड अगर रियलाइज होगी, अगर अनअवॉइडेंस ट्रांजेक्शन है, तो पहले ही आपको क्या कर लेना होगा, जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर है वो डिटरमिन कर लेगी मैनर ऑफ परस्यूइंग सच प्रोसीडिंग्स एंड कि कैसे आगे प्रोसीडिंग कैसे चलेंगी और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इन प्रोसीड्स का, अराइजिंग आउट ऑफ सच प्रोसीडिंग इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड। तो उस मैनर में, उस कंडीशन में हो सकता है इसके लिए कोई रेगुलेशंस आए, उस केस में इनको डिसाइड कर लेना होगा पहले से। नाउ सेक्शन 54 सबसेक्शन 1B, ये भी नया आया है। ये क्या कह रहा है कि वेयर एनी सूट और एनी लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोसीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर सेक्शन 53 is pending before application is made under this section or the decision is made to dissolve this the corporate debtor under subsection 2 of section this, the committee of creditors shall make the appropriate arrangement for pursuing such suit or proceeding or distribution of proceed to the party in such suit and proceeding in the manner as may and such subject to such condition as may be specified। Suppose करिए कोई legal proceeding, कोई suit file हो गया against the corporate debtor for the distribution of these 53 के अकॉर्डिंग जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होना है, और वो पेंडिंग है बिफोर दी एप्लीकेशन जो मेड हुई है फॉर दी डिसॉल्व द कॉर्पोरेट डेटर। तो उस केस में भी क्या करना होगा कि पहले से कमिटी ऑफ क्रेडिटर को निर्णय ले लेना होगा कि ये जो सूट है, प्रोसीडिंग है, वो कैसे चलेंगे आगे, क्योंकि अब लिक्विडेटर तो रहेगा नहीं, मान लो कंपनी में डिसॉल्व हो गई कंपनी, तो एंड कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, और किस किस पार्टी को क्या क्या कैसे कैसे बंटवारा होगा, तो ये सारा पहले से डिसाइड कर लेना होगा। नाउ सेक्शन 54 सबसेक्शन 2A, ये क्या कहता है, आफ्टर, ये भी पहले नहीं था अभी नया आया है, आफ्टर सबसेक्शन 2 द फॉलोइंग सबसेक्शन शैल बी इंसर्टेड विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, the adjudicating authority may on the receipt of the decision of the COC to dissolve the corporate debtor under subsection 2 of section 33। तो एक डिटेल में हमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बताना होगा अपनी डिसोल्यूशन एप्लीकेशन में कि इस टाइप के अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शंस हैं, इस टाइप की रिसीप्ट्स हैं, तो उसमें कमिटी ने क्या निर्णय लिया है, मिनट्स ऑफ मीटिंग लगा के, मतलब टोटल उनको भी बताना होगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, जिससे कि ना तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बाद में कोई परेशान हो इन सब चीजों को लेके, दोबारा से कोई अपील फाइल हो जाए, कोई पिटीशन लेके आ जाए, तो ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए क्लियर कर दिया कि विदाउट प्रेजुडाइज टू प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे ऑन रिसीप्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर टू डिसॉल्व द कॉर्पोरेट डेटर अंडर सेक्शन order that the corporate debtor shall be dissolved from the date of the order and the corporate debtor shall be dissolved accordingly। तो इस केस में जो भी हमारा मतलब प्रॉपर जब हम सारा इंटीमेट भी कर देंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भी, और ऑलरेडी यहाँ पे डिसीजन आ चुका होगा, तो उसके बाद में डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास हो जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, और ये कंपनी डिसॉल्व मानी जाएगी।
नाउ इसको कंटिन्यू कर रहे हैं ऊपर वाली प्रोविजन को। प्रोवाइडेड दैट इफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज नॉट पास्ड एन ऑर्डर विद इन सच पीरियड इट शैल रिकॉर्ड द रीजन फॉर सच डिले इन राइटिंग। सपोज क्योंकि हम 180 डेज का टाइम दे दिया गया है, उसके बाद 90 डेज का एक्सटेंशन है, उसके बाद में भी अगर ऑर्डर पास नहीं हो रहा है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पास नहीं कर रही है ऑर्डर, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इसका रीजन बताना होगा कि क्यों डिले हो रहा है। ठीक है। नाउ सेक्शन 54A सबसेक्शन 2A ये क्या कहता है? ये 2 है, ये बेसिकली अब सब 54A सबसेक्शन 2A जो है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी वाले प्रोविजन है, यहाँ पे दिए हुए हैं 54A। तो ये मैं कल स्टार्ट करूंगी 54A वाले प्रोविजन, क्योंकि ये प्री पैकेज के हैं। एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है एक तरीके से, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो मैं इसको कल ब्रीफ करूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, फॉर लिसनिंग मी। पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, जिससे सबको नॉलेज मिले। तो थैंक यू सो मच।